हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हिंदी में से समस्या समाधान विधि कहते हैं। और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडागोजिकल एस्पेक्ट की जब बात की जाती है या पेडागोजी से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनमें ये इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं समस्या समाधान विधि में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में समस्या समाधान विधि है क्या। आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि समस्या किसे कहते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तो अगर हम देखते हैं तो एनी सिचुएशन विच इज़ नॉट इजी टू हैंडल और क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफ़िकल्टीज इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी स्थिति जिसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते या फिर आपके बीच में वह द्वंद्व पैदा करती है या कोई परेशानी किसी काम को इजीली करने में आपको आती है, तो उस स्थिति को प्रॉब्लम या समस्या कहा जाता है। अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। तो इस मेथड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इसके दो मत हैं। एंशियंट टाइम के अगर हमें इसके जनक पूछे जाते हैं कि प्राचीन काल में इसे किसने बताया, तब हम सुकरात और सेंट थॉमस का नाम लेते हैं। सोक्रेटिस और सेंट थॉमस थे जिन्होंने एंशियंट टाइम में इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बताया था। जबकि मॉडर्न इरा के अंदर इसके जो फादर कहलाते हैं, इसके जो जनक कहलाते हैं, वो जॉन डीवी कहलाते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे मॉडर्न टाइम में पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन मॉडर्न इरा, तब आप जॉन डीवी बताएंगे। और एंशियंट टाइम के अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सेंट थॉमस और सोक्रेटिस का नाम आएगा। अब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। Problem solving is an instructional method to choose and use effective tools or adopt appropriate behavior to tackle the adverse situation and get rid of from it. It is the useful method to solve the various problem of daily life. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वास्तव में इंस्ट्रक्शनल मेथड है। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेशनात्मक विधि है। ये एक शिक्षण विधि नहीं है। इसमें टीचर जो है वो डायरेक्टली किसी टॉपिक को पढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को देता है उस प्रॉब्लम को, और उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और वो अपने बेस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसी मेथड ऐसी इंस्ट्रक्शनल मेथड जिसमें टीचर का रोल जो है वो सेकेंडरी होता है और स्टूडेंट प्राइमरी रोल प्ले करता है, इसलिए ऐसी इंस्ट्रक्शनल मेथड जिसमें इफ़ेक्टिव टूल्स को अडॉप्ट किया जाता है और स्टूडेंट अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करके किसी भी एडवर्स सिचुएशन या प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, उस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। ये केवल एजुकेशनल एस्पेक्ट से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इंक्लूड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान विधि के अंदर मुख्यतः जो बात की जाती है कि किस प्रकार का चिंतन होगा, तो इसमें आगमन और निगमन दोनों प्रकार का चिंतन होता है। यानी आप तथ्य से उदाहरणों की तरफ भी जाते हैं और उदाहरणों से तथ्य की तरफ भी आते हैं। विचार क्षमता आपकी बढ़ती है, साथ ही साथ आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। जब ये हमारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम में डिसीजन लेने की हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप होती है और हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ सारा काम स्टूडेंट्स के थ्रू किया जाता है, टीचर उनको केवल इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, तो इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि ऐसी विधि जिसमें स्टूडेंट जो है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, छात्र केंद्रित विधि है, जिसमें स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट एक्टिव होगा तो ही वो सीख पाएगा, अदरवाइज़ वो इस मेथड के थ्रू नहीं सीख पाएगा। अब बात आती है कि क्या पर्पज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, क्यों इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो बेसिकली साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन साइंस के सब्जेक्ट्स में या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ये एक हम बोलें तो साइंस बेस्ड मेथड है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है स्टूडेंट के अंदर। यानी सीक्वेंशियल वे में क्रमबद्ध तरीके से समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा वो इस विधि के अंदर बच्चे को सिखाया जाता है। दिस मेथड इज इक्वली बेनिफिशियल टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विद डेली लाइफ। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये केवल एजुकेशनल प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करता, बल्कि
डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि स्टूडेंट अपने आप सारे काम करता है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, डेटा खुद ढूंढता है, रिसोर्सेज खुद ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो किसी भी टॉपिक के लिए है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, वो चीज़ को समझ पाता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो स्टेबल होती है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर ये मुख्य रूप से फोकस करती है। द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर, इसके कुछ उद्देश्य हैं। जैसे पहला उद्देश्य है पजल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, स्टूडेंट पजल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाए और स्टूडेंट को जो आंसर वो दें वो लॉजिकल वे में आंसर दिए जाएं और रीजनिंग उनके अंदर डेवलप हो। यानी किसी भी बात को अगर वो बता रहे हैं, किसी भी आंसर को दे रहे हैं, तो उसके पीछे उनका प्रूफ हो, कोई लॉजिकल रीज़न हो उस आंसर के पीछे। केवल वो अंदाजे के आधार पर उत्तर ना दें, बल्कि एक प्रूफ के साथ वो अपनी बात को रख पाएँ। इसी के साथ साथ इसका और लास्ट जो पर्पज़ हमने देखा वो ये है, इट हेल्प स्टूडेंट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। वो स्टूडेंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने का अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया और उस ऑब्जेक्टिव को आपको फुलफिल करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना, आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको कितना समय आपके पास है, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर आपको टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको देखना होगा कि कौन से कठिन टॉपिक हैं जिनको मैं पहले करूं, इजी टॉपिक को मैं बाद में करूं, या जो भी आपका शेड्यूल होगा आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो, इसलिए आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो। ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सबसे बड़ी विशेषता है। अब बात आती है कि एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है उसके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी बच्चा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर या समस्या का समाधान करने वाला है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनके आधार पर हम पहचानते हैं। पहला जो उनका फीचर होता है वो होता है उनके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है, अच्छा संप्रेषण कौशल होता है, जिससे वो अपनी बात को लॉजिक के साथ में और बहुत ही क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से रख पाते हैं अपने संप्रेषण कौशल के माध्यम से। दूसरा उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है गुड कॉन्फिडेंस लेवल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने आप को सक्षम समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें किस प्रोसीजर को फॉलो करना है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्स गुड क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हमने पहले वाले अपने वीडियोस में देखा कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर जो मेन थिंकिंग्स हैं उनमें क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आती हैं। यानी स्टूडेंट किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, किसी एक एस्पेक्ट को नहीं देखता बल्कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लेता है। साथ ही साथ उसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करता है ताकि उसकी क्वालिटी को और उसके प्रेजेंटेशन को एनहांस किया जा सके। तो ये जो एबिलिटीज़ होती हैं वो जिन बच्चों में होती हैं या जिन लोगों में होती हैं वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और पंक्चुअल होते हैं। इनके जो काम होते हैं नियत समय पर पूरे होते हैं और एक अनुशासित तरीके से पूरे होते हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि इनके मेन फीचर्स क्या हैं, तो इनके एक मेन फीचर्स में इनका डिसिप्लिन और पंक्चुअल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस पॉइंट है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, वो है इसके स्टेप्स। और इनमें से क्वेश्चन लगभग आते हैं, कई बार इसको अरेंज करने के लिए आता है, कई बार इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसके जो मेन स्टेप है इनको हमने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कई जगह आपको 5 या 6 स्टेप भी मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको 7 स्टेप में देखा, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी होती है कि जो आपको टीचर ने जो प्रॉब्लम दी है या आप जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो प्रॉब्लम वास्तव में इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू सॉल्व करने लायक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो डेली लाइफ से लिंक करते हैं और उसके लिए आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने लायक। लेकिन अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलरेडी हो चुका है और उसके सारे रीज़न, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा 1987 के स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता की क्रांति के क्या कारण थे, तो वो पहले से ही सबको पता है। आपको केवल रिसोर्सेज मिल जाएंगे और आपको कंटेंट मिल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वास्तव में जो प्रॉब्लम है वो इस मेथड के थ्रू सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो पहला स्टेप होता है रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मतलब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाते हो। जब आपने समस्या को पहचान लिया तो आप उसको अपने शब्दों में किस तरीके से परिभाषित करोगे, वो सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करते हैं कलेक्टिंग रेलिवेंट डाटा। अब आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब ये डेटा आप डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू पता कर सकते हो। इसमें आप लाइव किसी कंडीशन में आप खुद जाकर जब डेटा कलेक्ट करते हो तो प्राइमरी डेटा होता है वो, आप बुक्स की सहायता ले सकते हो, आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, आप किसी से उनका व्यूज़ जान सकते हो। तो ये कई सारे इसके साधन है जिसके थ्रू हम रेलिवेंट डेटा इकट्ठा करते हैं। इसके बाद आती है वो डेटा आपने जो इकट्ठा किया उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, उन सबको ऑर्गेनाइज वे में आपको प्रेजेंट करना होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग द डेटा फोर्थ स्टेप होता है इसका। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम बात करते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर हम टेंटेटिव सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। टेंटेटिव सोल्यूशन को हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी इस स्टेप को कहा जाता है। अगर आपके टेंटेटिव सॉल्यूशन से नहीं समझ में आता है तो हम इसको परिकल्पना या हाइपोथेसिस के नाम से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। होगा ये नहीं कहते हैं, हाँ हम एक आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो टेंटेटिव सोल्यूशन ढूंढे थे उनको हम वेरीफाई करते हैं। उनके लिए हम डेटा के आधार पर उनको देखते हैं कि वास्तव में करेक्ट सोल्यूशन है क्या, और एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है उसमें हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि हमने जो काम किया वो वास्तव में वेरीफाइड है और हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। ये 7 स्टेप हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए काम में लेते हैं। अगर इनका सीक्वेंस अगर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से भी आपका स्टेप स्टॉप हो सकता है, रिकॉग्नाइजिंग और डिफाइनिंग को एक साथ कंबाइन भी कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स की बात नहीं है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है और लास्ट में कंक्लूजन्स को या रिजल्ट्स को वेरीफाई करना होता है। इस बीच में सारे स्टेप को हमें ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की मुख्य विशेषताएं तो हमने पहले देख ली थी, इसके लाभ क्या हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट को। तो इसका जो पहला फ़ायदा है ये हम पहले भी देख चुके हैं ऊपर की स्लाइड में कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। स्टूडेंट एक्टिव रहता है और जब वो एक्टिव रहता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाता है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है तो स्टूडेंट का एक्टिव रहना एक मैंडेटरी पार्ट होता है और उसको सिखाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड जो इसका पॉइंट है हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइज स्टडी। चूंकि स्टूडेंट जो एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ता है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके अंदर पढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो एक सिस्टमैटिक हो जाती है। ये एक इसका बेनिफिट और है। थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो है इट डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग। ये स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है। जैसा हमने देखा साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना और उसको प्रूफ के साथ रखना, ये सब एबिलिटीज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का है कि ये स्टूडेंट के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं और समझने के साथ साथ वो उस काम को करने के लिए अपने इम्पोर्टेंस को जानने लगते हैं कि ये काम जब मुझे दिया गया है तो मुझे उसे किस प्रकार से पूरा करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक जो सेंस है वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। इसका अगला फ़ायदा है एबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम्स बोल्डली। डेली लाइफ की प्रॉब्लम हो चाहे एकेडमिक प्रॉब्लम हो, उन्हीं किसी भी प्रॉब्लम को वो बोल्डली फेस करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से छुपते नहीं हैं या घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समस्या के समाधान करने के लिए उन्हें किस वे में आगे बढ़ना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। इसीलिए कैसी भी प्रॉब्लम आए वो उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है। वो हमने यहाँ भी देखा कि स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल है, और आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं और इन्हीं के थ्रू डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाती है अल्टीमेटली।
और इसका लास्ट जो और बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है ये स्टूडेंट को लर्निंग बाई डूइंग पर बेस्ड है, इसलिए स्टूडेंट की कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसको इम्प्रूव करता है। यानी स्टूडेंट अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है क्योंकि वो काम खुद करके देख रहा है लर्निंग बाई डूइंग मेथड के थ्रू, इसीलिए उसकी जो नॉलेज होती है वो स्टेबल होती है और वो उसका जो ज्ञान होता है वो किसी भी तथ्य का मोहताज नहीं होता क्योंकि उसने सारी स्टडी खुद की होती है। अब नेक्स्ट बात आती है जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या बोलें, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहली बात, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है, तो कंप्लीट कोर्स तो इस मेथड के थ्रू स्कूल्स में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये टाइम टेकिंग मेथड है और सिलेबस टाइम के हिसाब से कंप्लीट कराना होता है, तो इसको सभी सब्जेक्ट में और सारे टॉपिक्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, डू नॉट अप्लाई इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये साइंस, मैथ्स और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं जिसमें थिंकिंग का काम ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं या लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उनमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सभी पर इक्वली अप्लाई नहीं होता। इसके बाद थर्ड जो इसका पॉइंट है, सम टाइम बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। कभी कभी इतना बोरिंग हो जाता है कि हम टास्क बच्चे को दे देते हैं लेकिन टास्क बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो उसको बोर समझने लगता है, बर्डन समझने लगता है और अल्टीमेटली वो किसी अनदर सोर्सेज की सहायता लेके या डायरेक्ट कहीं से कुछ डाउनलोड करके उस काम को आपको सौंप देता है और ख़ुद उस काम में मेहनत नहीं करता। इसलिए इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम असेस किया जा सके कि बच्चे अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर उनको ज़रूरत है टीचर की किसी हेल्प की तो टीचर उनकी मदद करे, तभी इस समस्या को बोरिंग होने से बचाया जा सकता है, इस मेथड को बोरिंग होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो है एवेल्यूएशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब क्लास में आपने कई सारे बच्चों को ये टास्क दिया है तो हर बच्चे का टाइम टू टाइम एवेल्यूएशन करना एक सिंगल टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल के अलावा घर में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वास्तव में बच्चा किस तरीके से उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है इसका एवेल्यूएशन टीचर कई बार कम्प्लीटली नहीं कर पाते। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर अप्रोच है तो टीचर का रोल क्या रहेगा ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। तो जो टीचर है उसका सबसे पहला काम होता है कि वो प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करे स्टूडेंट्स को। हर बच्चे की समझ में प्रॉब्लम आनी चाहिए कि जो क्वेश्चन उनको दिया गया है या जो टास्क उनको दिया गया है वास्तव में क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा प्रोसीजर वो फॉलो करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि उन्हें किस चीज़ का सल्यूशन ढूंढना है। वो काम टीचर करता है। दूसरा टीचर का जो रोल होता है वो होता है एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट। कई बार स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो कई बार कैपेबल नहीं होते हैं क्योंकि नया काम कर रहे होते हैं, तो उनको टीचर के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एडिशनल सपोर्ट देने का काम टीचर करता है। डायरेक्टली समस्या का समाधान नहीं बताता लेकिन स्टूडेंट्स को एक हिंट देता है या कुछ उनको क्लूज़ देता है जिन क्लूज़ के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाते हैं। थर्ड जो है रोल टीचर का वो होता है प्रोवाइड रिसोर्सेज इफ़ नीडेड। कुछ बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि कई बार रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो टीचर अगर ज़रूरत है तो उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। लास्ट इसका जो है जनरेट क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का कि पूरी टास्क के दौरान बोरिंग ना बने प्रोसीजर और स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उसकी और सृजनात्मकता को बनाए रखा जाए। इसमें शिक्षक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक टीचर ही है जो स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकता है। इसलिए टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी होते हुए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रोल ऑफ टीचर जो है वो सबको, सारे टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू पढ़ाते समय पॉजिटिव वे में बच्चों के सामने शो करनी चाहिए। ये कुछ मेन फीचर्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे। और अगर इसमें आगे हम और डिस्कस करें तो इसके और आगे प्रोसीजर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।